हेलो दोस्तों, मैं दीपक। आज हम हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बार इसे एक नज़र में जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर इसमें समाविष्ट तत्वों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और वही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की उद्देशिका बना। अब हम अपने उद्देशिका में सम्मिलित प्रमुख तत्वों को एक एक करके देखते हैं। हम भारत के लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ये सब संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रारंभिक शब्दों हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नई प्रकृति का एवं एक नए युग का शुभारंभ करते हैं। इन्हीं शब्दों ने भारत के संविधान को भी अनुसरण करने को प्रेरित किया। ये शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को प्रदर्शित करते हैं तथा इन शब्दों के 3 अर्थ निकाले जाते हैं। पहला, अंतिम प्रभुत्व संपन्नता जनता के पास है। संविधान के निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे और भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की स्वीकृति तथा सहमति से हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हम भारत के लोग शब्द को उद्देशिका में सम्मिलित करने का अर्थ यही है कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ है उसका स्रोत जनता है, अर्थात जनता ही हमारे देश में सर्वोच्च है और पूरी शक्ति जनता में ही निहित है। यद्यपि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अधीन गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था, लेकिन इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को भारतीय जनता द्वारा स्वीकार कर लिया गया, इसलिए इसे भारतीय जनता द्वारा अंगीकृत किया गया माना जाता है। अब दूसरा तत्व है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उद्देशिका में प्रयुक्त इस शब्द से स्पष्ट होता है कि संविधान का निर्माण भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के बाद भारत किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। कुछ लोग भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भारत की प्रभुत्व संपन्नता के रास्ते में बाधक मानते हैं, लेकिन यह बाधक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की स्वेच्छा पर निर्भर है, जिसे कभी भी किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि हमारे देश
पर किसी भी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। हमारा देश जो भी निर्णय लेगा वो किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं रहेगा और ना ही किसी के नियंत्रण में। तीसरा तत्व है समाजवादी। उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का यह तात्पर्य है कि भारतीय नीति का मुख्य लक्ष्य समाजवाद है, जिसका तात्पर्य सामाजिक संगठन के ऐसे सिद्धांत या नीति से है जो उत्पादन के साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि का संपूर्ण समुदाय द्वारा नियंत्रण तथा स्वामित्व का समर्थन करता है तथा सभी के हित के लिए वितरण और प्रशासन की व्यवस्था करता है। समाजवादी शब्द मूलतः उद्देशिका में अंतर्विष्ट नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3/1/1977 से संविधान की उद्देशिका में अंतः स्थापित किया गया। चौथा तत्व है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द को भी उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 23 जनवरी 1977 से संविधान में जोड़ा गया। इन दोनों शब्दों से यह निर्दिष्ट होता है कि ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जो प्रचलित सभी धर्मों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगा तथा किसी धर्म को ना तो संरक्षण प्रदान करेगा और ना तो राजधर्म की मान्यता देगा। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 28, 29 तथा 30 में पंथ निरपेक्ष के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। पांचवा तत्व है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का संविधान भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने का दृढ़ निश्चय करता है। लोकतंत्रात्मक राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसकी सरकार की स्थापना जनता द्वारा की जाती है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करते हैं। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया गया। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाकर उद्देशिका के लोकतंत्रात्मक गणराज्य को सार्थक बनाया गया है।